नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दशक में उतर रहे हैं जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। मतलब 1930 का दशक। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की उस तूफानी शुरुआत से लेकर फिर लंदन की गोलमेज़ों पर जो बहसें हुईं और उसके बाद कांग्रेस के अपने ही घर में जो मतभेद उभरे वहां तक ले जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 1930 से, है ना? जब कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का पूरा अधिकार दे दिया। लेकिन कहते हैं गांधी जी ने लड़ाई से पहले बातचीत का एक और दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। वो वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी गई थी। हाँ, और 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया था उन्होंने। ये मांगे बड़ी चतुराई से तैयार की गई थी ताकि समाज के ज्यादा से ज्यादा तबकों को लगे कि ये उनकी अपनी लड़ाई है। कुछ मिसालें देखें तो रुपए की विनिमय दर घटाना, ये व्यापारियों के लिए था। जमीन का लगान आधा करना, ये सीधे किसानों के लिए। अच्छा। फौजी खर्च में 50% कटौती ताकि आम जनता पे बोझ कम हो। नमक पर टैक्स और सरकारी इजारेदारी खत्म करना, ये तो हर घर से जुड़ा मुद्दा था। हाँ, बिल्कुल। फिर नशीली चीजों पर रोक, सामाजिक सुधार का पहलू और राजनीतिक बंदियों की रिहाई। तो ये सिर्फ राजनीतिक मांगे नहीं थी, ये सीधे सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और देश की आर्थिक सेहत से जुड़ी थी। और जब इन मांगों पर सरकार का रवैया ठंडा ही रहा, तब गांधी जी ने वो कदम उठाया जो इतिहास बन गया, दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से 78 भरोसेमंद साथियों के साथ शुरुआत। 24 दिन, करीब 240 मील की पैदल यात्रा। ये सोचना भी रोमांचक है कि उस वक्त रास्ते में, गांव में, लोगों में कैसा जोश भर रहा होगा। यकीनन। और ये सिर्फ नमक कानून तोड़ने का एक सांकेतिक विरोध नहीं था। नहीं। ये ब्रिटिश साम्राज्य के कानून को मानने से इनकार करने का, उसकी सत्ता को सीधी चुनौती देने का एक, आप कह सकती हैं, राष्ट्रव्यापी आह्वान था। हाँ। इसका कार्यक्रम बहुत साफ था। जहां मुमकिन हो नमक कानून तोड़े, जनता लगान और दूसरे टैक्स न दे, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी माल, इन सब का बहिष्कार हो, शराब की दुकानों पर शांति से धरना दिया जाए और जो सरकारी नौकरियों में है वे इस्तीफा दें। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समंदर किनारे मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने औपचारिक तौर पर इस आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। और ये चिंगारी तो वाकई जंगल की आग की तरह फैली। हमारे स्रोतों में सुभाष चंद्र बोस का वो बयान दर्ज है जिसमें उन्होंने इस मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। ये दिखाता है कि उस समय के नेता भी इसे कितना बड़ा ऐतिहासिक मोड़ मान रहे थे। बिल्कुल सही कहा। और ये किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहा। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक ऐसी ही नमक यात्रा निकाली। मालाबार में के लप्पन ने कालीकट से पोयानूर तक, उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी सक्रिय थे। आंध्र में तो नमक सत्याग्रह चलाने के लिए बाकायदा शिविरम नाम से कैंप या कहले मुख्यालय ही बना दिए गए थे। ये दिखाता है कि आंदोलन कितना संगठित था। लेकिन जैसे जैसे लोगों का जोश बढ़ा, सरकार की सख्ती भी बढ़ती गई। अप्रैल में जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हुए, फिर 4 मई 1930 को गांधी जी खुद। इसके बाद तो जैसे विरोध की लहर और तेज हो गई। वो शोलापुर का जिक्र आता है जहां कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी और कुछ समय के लिए शहर का प्रशासन अपने हाथ में लेकर एक तरह की समानांतर सरकार चला दी। हाँ। जिससे कुचलने के लिए सरकार को मार्शल लॉ तक लगाना पड़ा। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी आज के पाकिस्तान के हिस्से में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में आंदोलन जोरों पर था। उनके संगठन खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल ने कमाल का अनुशासन दिखाया। यहीं पेशावर में वो असाधारण घटना हुई जब चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स के हिंदू सिपाहियों ने, हाँ, सुना है इसके बारे में, हुक्म मिलने के बावजूद निहत्थे पठान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। ये उस दौर की सांप्रदायिक एकता और आंदोलन की जड़ों की गहराई का सबूत है। फिर धरसाना नमक कारखाने का वो भयावह दृश्य, जहां सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के बेटे मणिलाल के नेतृत्व में शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर। उन्होंने इसकी जो रिपोर्टिंग की, उसने दुनिया भर में ब्रिटिश हुकूमत की किरकिरी करा दी। उस रिपोर्ट ने वाकई दुनिया को हिला दिया होगा। और इस पूरे आंदोलन में महिलाओं ने जिस तरह हिस्सा लिया वो भी तो अभूतपूर्व था।
शहरों में धरने प्रदर्शनों से लेकर गांवों में शराबबंदी तक वे हर मोर्चे पर थीं। एक नाम खास तौर पर उभरता है, नागालैंड की रानी गाइदिनलिउ का। हाँ, रानी गाइदिनलिउ। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया। नतीजा, उन्हें पकड़कर आजीवन कारावास की सजा दी गई और वे आजादी के बाद ही रिहा हो पाईं। नेहरू जी ने ही उन्हें रानी की उपाधि दी थी, उनके अदम्य साहस को सलाम करते हुए। आंदोलन की यही ताकत, ये व्यापकता और वेब मिलर जैसे पत्रकारों की रिपोर्टों से जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा था, उसने ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया कि वो सिर्फ लाठी के दम पर नहीं बल्कि बातचीत से भी रास्ता निकालने की सोचें। उन्हें अंदाजा हो गया था कि भारत पर अब पुराने ढर्रे से हुकूमत करना मुमकिन नहीं है। इसी माहौल में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का सिलसिला शुरू हुआ। पहला सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। हाँ, वही साइमन कमीशन रिपोर्ट जिसका भारत में इतना विरोध हुआ था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लेकिन कांग्रेस तो इस पहले सम्मेलन में शामिल ही नहीं हुई क्योंकि आंदोलन चल रहा था और बड़े नेता जेलों में बंद थे, तो जाहिर है ये कोशिश अधूरी ही रहनी थी। बिल्कुल, कांग्रेस के बिना भारत के संवैधानिक भविष्य पर कोई भी फैसला कैसे हो सकता था। हालांकि इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू महासभा से एम.आर. जयकर और बी.एस. मुंजे, उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू, सिखों के प्रतिनिधि, दलित वर्गों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रजवाड़ों के नवाब महाराजा भी शामिल हुए। अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार को ये साफ हो गया कि अगर आगे बढ़ना है तो कांग्रेस को बातचीत की मेज पर लाना ही होगा। और शायद इसी जरूरत ने जमीन तैयार की गांधी-इरविन समझौते की, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। लगता है दोनों तरफ से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। सरकार आंदोलन के दबाव में थी और कांग्रेस भी लगातार दमन का सामना कर रही थी। सही कहा। इसमें तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर जैसे उदारवादी नेताओं ने बिचौलिए की भूमिका निभाई। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच कई दौर की बातचीत हुई और आखिरकार 5 मार्च 1931 को समझौते पर मुहर लगी। मोटी बातें ये थीं, सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ देगी जिन पर हिंसा का इल्जाम नहीं है, सत्याग्रहियों की जब्त की गई जमीनें वापस होंगी, समुद्र किनारे रहने वालों को नमक बनाने की इजाज़त मिलेगी और लोग शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांति से धरना दे सकेंगे। अच्छा। बब्जे में कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की हामी भर ली। लेकिन ये समझौता होते ही कांग्रेस के अंदर ही खासकर नौजवानों में एक तूफान सा खड़ा हो गया। वजह? समझौते के कुछ ही हफ्तों बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी दे दी गई। लोगों में बहुत गुस्सा था कि गांधी जी ने समझौते में इन क्रांतिकारियों की सजा माफी या कम से कम फांसी टालने की शर्त क्यों नहीं रखी या उस पर ज्यादा जोर क्यों नहीं दिया। इसी तनाव भरे माहौल में 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। हाँ, गांधी जी जब कराची जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में काले झंडे भी दिखाए गए। ये गुस्सा वाजिब था। फिर भी अधिवेशन में काफी गर्मागर्म बहस के बाद गांधी-इरविन समझौते को मंजूरी दे दी गई। लेकिन कराची अधिवेशन का असली ऐतिहासिक महत्व शायद 2 और प्रस्तावों में है। पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर एक विस्तृत प्रस्ताव पास किया। माना जाता है इसे नेहरू ने तैयार किया था, पर कुछ विचारों का प्रभाव एम.एन. रॉय का भी था। इसमें बोलने और प्रेस की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, वोट देने का अधिकार, बिना धर्म, जाति, लिंग भेद के कानून के सामने बराबरी, धर्मनिरपेक्ष राज, अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति की सुरक्षा जैसी बातें थी। आर्थिक कार्यक्रम में किसानों का लगान कम करने, कर्ज माफी, मजदूरों के लिए बेहतर हालात, मुख्य उद्योगों और ट्रांसपोर्ट पर सरकारी नियंत्रण जैसी प्रगतिशील बातें शामिल थीं। इसने एक तरह से आजाद भारत के संविधान और नीति की नींव रखी। स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी बताया। तो इस स्पष्टता और एक नई ऊर्जा के साथ गांधी जी कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि बनकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन रवाना हुए। सरोजनी नायडू भी भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर गईं। ये सितंबर से दिसंबर 1931 तक चला, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। इस बार क्या हुआ? इस बार मुख्य पेंच फंसा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर।
गांधी जी लगातार राष्ट्रीय एकता की दुहाई देते रहे, लेकिन अलग-अलग समूह, मुस्लिम लीग, डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों के लिए, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन अपने अपने समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स और दूसरी रियायतों पर अड़े रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग बहुत जोरदार तरीके से रखी, जिसका गांधी जी ने ये कहकर विरोध किया कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। अंग्रेज सरकार ने भी अपनी वो बांटो और राज करो की नीति के तहत इन मतभेदों को कम करने के बजाय हवा ही दी। नतीजा, कोई सहमति नहीं बन सकी और गांधी जी को खाली हाथ बहुत निराश होकर लौटना पड़ा। और उनके लौटते ही भारत में हालात बदल चुके थे। वो नरम मिजाज लॉर्ड इरविन जा चुके थे और उनकी जगह आए थे नए वायसरॉय लॉर्ड विलिंगडन, जिनका रवैया कहीं ज्यादा सख्त और दमनकारी था। सरकार ने गांधी इरविन समझौते की कई शर्तें तोड़नी शुरू कर दी थी। क्या इसी वजह से आंदोलन दोबारा शुरू करना पड़ा? बिल्कुल। कांग्रेस कार्य समिति के पास कोई चारा नहीं बचा था। जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा दौर शुरू करने का ऐलान किया गया, लेकिन इस बार सरकार पहले से कई ज्यादा तैयार और बेरहम थी। 4 जनवरी को ही गांधी जी, सरदार पटेल और तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी करार दे दिया गया। अरे, उसके दफ्तरों, फंड सब पर कब्जा कर लिया गया। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। लाखों लोग जेलों में ठूस दिए गए। दमन का चक्र बहुत भयानक था। इसके बावजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई। आंदोलन कुछ महीनों तक चला, लेकिन नेतृत्व विहीन होने और लगातार सरकारी कहर के चलते धीरे धीरे इसकी धार कुंद पड़ गई। आखिरकार मई 1934 में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन इसी बीच जब गांधी जी और बाकी नेता जेल में थे, ब्रिटिश सरकार ने अपना एक और दांव चला। अगस्त 1932 में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड का ऐलान कर दिया। ये क्या भला थी? भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था जारी रखी गई, लेकिन सबसे विवादित हिस्सा था दलित वर्गों, जिन्हें तब डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, को भी अल्पसंख्यक मानकर उन्हें बाकी हिंदू समाज से अलग अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देना, मतलब उनके लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल बनाना। ओहो। गांधी जी, जो उस वक्त पूना की यरवदा जेल में थे, इसे हिंदू धर्म और भारतीय समाज को तोड़ने की अंग्रेजों की एक गहरी चाल मानते थे। और उन्होंने इसके विरोध में जेल के अंदर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया 20 सितंबर 1932 से। इस खबर से तो पूरे देश में हड़कंप मच गया होगा। यकीनन सब चिंतित थे कि गांधी जी का जीवन कैसे बचाया जाए। मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने फौरन डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे दलित नेताओं से बातचीत शुरू की। डॉक्टर अंबेडकर पर भी भारी दबाव था। आखिरकार 26 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पूना पैक्ट। हाँ, इस पर गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय और दलितों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने दस्तखत किए। इसके तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग वापस ले ली गई, लेकिन बदले में प्रांतीय विधान मंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर लगभग 2 गुनी 148 कर दी गई। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में भी कुल सामान्य सीटों का 18% उनके लिए आरक्षित किया गया। इस समझौते के बाद ही गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। ये समझौता तात्कालिक संकट टाल गया, पर दलित प्रतिनिधित्व और पहचान का सवाल भारतीय राजनीति में लंबे समय तक एक केंद्रीय मुद्दा बना रहा। और इस पूरे प्रकरण के बाद ऐसा लगता है कि गांधी जी का फोकस कुछ समय के लिए राजनीतिक संघर्ष से हटकर समाज सुधार, खासकर छुआछूत मिटाने की तरफ चला गया। हाँ, ये सच है। जेल से छूटने के बाद उन्होंने करीब 1 साल तक खुद को सक्रिय राजनीति से अलग रखा और पूरी तरह से हरिजन सेवा और अस्पृश्यता निवारण के काम में लगा दिया। उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग बनाई, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ हुआ, और हरिजन नाम का साप्ताहिक अखबार भी निकाला। उनका मानना था कि स्वराज हासिल करने से पहले हिंदू समाज को अपनी इस अंदरूनी बुराई को खत्म करना होगा। इसी बीच नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में तीसरा और आखिरी गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, पर उसमें ना कांग्रेस शामिल हुई, ना ही ब्रिटेन की मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी। तो उसका कोई मतलब नहीं निकला, जाहिर है।
आंदोलन थमने और गोलमेज सम्मेलनों की नाकामी के बाद कांग्रेस के अंदर एक बार फिर रणनीति पर बहस छिड़ी। एक धड़ा जिसमें नेहरू और बोस जैसे समाजवादी थे, वो मानता था कि आंदोलन जारी रखना चाहिए, जबकि दूसरा धड़ा जिसमें भूलाभाई देसाई, डॉक्टर अंसारी, सत्यमूर्ति जैसे नेता थे, वो चाहता था कि 1935 में आने वाले नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत होने वाले चुनावों में हिस्सा लेकर विधानमंडलों के जरिए संघर्ष किया जाए। अच्छा, मतलब दो गुट बन गए थे। हाँ, एक तरह से आखिरकार कांग्रेस ने चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। 1937 की शुरुआत में चुनाव हुए और कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिली। 11 में से 8 प्रांतों मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत यूपी, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बाद में असम में भी उसने सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग गठबंधन की सरकारें बनी। इन कांग्रेसी सरकारों ने लगभग 28 महीने काम किया। क्या ये अनुभव सफल रहा? इन्होंने क्या कुछ खास किया? ये कह सकते हैं मिला जुला अनुभव था। उन्होंने कई अच्छे काम किए, जैसे राजनीतिक बंदियों को रिहा किया, प्रेस पर से पाबंदियां हटाईं, नागरिक स्वतंत्रता बहाल की, किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफी और लगान कम करने के कानून बनाए। शिक्षा, खासकर बुनियादी शिक्षा और हरिजन उत्थान के लिए भी कदम उठाए। ये भारतीयों के लिए स्वशासन का एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण भी था, लेकिन उनके सामने सीमाएं भी थीं, क्योंकि गवर्नर के पास अब भी काफी शक्तियां थीं। और इसी दौर में कांग्रेस के अंदर विचारधारा और भविष्य की रणनीति को लेकर दरारें और चौड़ी होने लगीं। हाँ, और ये दरारें खुलकर सामने आई 1939 के त्रिपुरी संकट में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में तो सुभाष चंद्र बोस सबकी सहमति से अध्यक्ष चुने गए थे, पर 1939 में त्रिपुरी, जो मध्य प्रदेश में है, वहां अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की नौबत आ गई। गांधी जी ने अपने उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया का खुलकर समर्थन किया, लेकिन सुभाष बोस ने उन्हें हरा दिया। इसे गांधी जी की निजी हार के तौर पर देखा गया। बिल्कुल, और मुद्दा सिर्फ अध्यक्ष पद का नहीं था, बल्कि भविष्य की दिशा का था। बोस का मानना था कि यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ये ब्रिटेन की कमजोरी का क्षण है और भारत को फौरन आजादी के लिए 6 महीने का अल्टीमेटम देना चाहिए। अच्छा, अगर ब्रिटेन ना माने तो देशव्यापी संघर्ष छेड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ गांधी जी और उनके समर्थक जैसे पटेल, राजेंद्र प्रसाद, यहाँ तक कि नेहरू भी कुछ हद तक, वो इतने बड़े संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। वे मानते थे कि अभी संगठन उतना मजबूत नहीं है और शायद ब्रिटेन से बातचीत का रास्ता भी खुला रखना चाहिए। इसी मतभेद के कारण नवनिर्वाचित अध्यक्ष बोस के लिए काम करना मतलब नामुमकिन सा हो गया। गांधी जी के समर्थकों ने, जिनका कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बहुमत था, उन्होंने असहयोग शुरू कर दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मांग की कि बोस अपनी नई वर्किंग कमेटी गांधी जी की सलाह से ही बनाए। गांधी जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि बोस अपनी मर्जी से कमेटी बना सकते हैं, पर उन्हें गांधीवादी नीतियों में यकीन रखने वाले सदस्य शायद ही मिले। हाँ, ये गतिरोध बन गया। इस गतिरोध के चलते आखिरकार अप्रैल 1939 में बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और उनके इस्तीफे के फौरन बाद मई 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अपने वामपंथी और रैडिकल विचारों वाले समर्थकों को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक अलग गुट बना लिया। मकसद था कांग्रेस के भीतर रहकर ही उसे ज्यादा जुझारू बनाना, लेकिन ये एक तरह से कांग्रेस के अंदर विभाजन की तरफ पहला कदम था। बोस का रास्ता अब गांधीवादी मुख्यधारा से अलग होता दिख रहा था। और इसी अलगाव के बाद बोस की कहानी एक और नाटकीय मोड़ लेती है, उनका भारत से बाहर निकल जाना। हाँ, जब सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो बोस ने इसे अंग्रेजों पर दबाव डालने का सुनहरा मौका माना। उन्होंने सरकार विरोधी भाषण दिए और आंदोलन की बात की। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर कलकत्ता में उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। लेकिन बोस का इरादा भारत में कैद रहकर चुप बैठने का नहीं था। वे मानते थे कि भारत की आज़ादी के लिए दुश्मन के दुश्मन यानी धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली, जापान से मदद लेनी चाहिए। अच्छा, और इसके लिए उनका भारत से बाहर निकलना जरूरी था। जनवरी 1941 में वे सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर अपने घर से भाग निकले। उन्होंने एक पठान बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बनाया था। उनकी ये यात्रा तो खुद एक कहानी है। कलकत्ता से पेशावर, फिर काबुल और वहां से रूस होते हुए जर्मनी पहुंचना, क्या कमाल की कहानी है ये। बिल्कुल, ये बहुत जोखिम भरा सफर था।
कलकत्ता से वे ट्रेन पकड़कर गोमोह, जो अब झारखंड में है, पहुंचे। फिर वहां से दिल्ली होते हुए पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थानीय नेता मियां अकबर शाह ने मदद की। फिर वहां से भगत राम तलवार नाम के एक शख्स, जो कीर्ति किसान पार्टी से जुड़े थे और रहमत खान के कोड नेम से जाने जाते थे, उनकी मदद से पैदल और खच्चर पर दुर्गम पहाड़ी रास्ते पार करके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे। बाप रे। काबुल में करीब 2 महीने भटकने के बाद वे इटालियन दूतावास से संपर्क साधने में कामयाब हुईं। इटली और जर्मनी की मदद से उन्हें ऑरलैंडो मेज़ोट्टा नाम का इतालवी पासपोर्ट मिला। इसी पासपोर्ट पर वे ट्रेन से समरकंद और मॉस्को होते हुए अप्रैल 1941 में बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में उन्होंने हिटलर समेत नाजी नेताओं से मुलाकात की, आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया और वहीं से भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्हें नेताजी की उपाधि मिली, जो हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गई। ये उनके संघर्ष का एक नया अध्याय था, जो त्रिपुरी के बाद उनके रास्ते के बदलने का ही नतीजा था। तो ये था वो दशक, सविनय अवज्ञा के राष्ट्रव्यापी उभार से शुरुआत, जिसने ब्रिटिश राज को हिला दिया। फिर गोलमेज सम्मेलनों में बातचीत और समझौते की कोशिशें, जो नाकामी और पूना पैक्ट जैसे जटिल समाधानों पर खत्म हुई। प्रांतीय सरकारों का छोटा लेकिन अहम तजुर्बा, और आखिर में कांग्रेस के भीतर ही रणनीतिक मतभेदों का गहराना और सुभाष चंद्र बोस का एक बिल्कुल अलग क्रांतिकारी रास्ता चुनना। सही मायने में ये दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चौराहा था। सविनय अवज्ञा ने जनता को सीधे तौर पर आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा और अंग्रेजी हुकूमत की नैतिक बुनियाद पर सवाल खड़े किए। वहीं गोलमेज सम्मेलनों और सांप्रदायिक पंचाट ने भारत की अंदरूनी फांस, खासकर सांप्रदायिक और दलित प्रतिनिधित्व के पेचीदा सवालों को और उभार दिया, जिनके हल आज़ादी के बाद भी आसान नहीं थे। और त्रिपुरी संकट के बाद बोस का पलायन इस बात का प्रतीक था कि मंजिल एक होते हुए भी उस तक पहुंचने के रास्तों को लेकर गहरे इख्तिलाफ थे। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा, सत्याग्रह, रचनात्मक कार्य और धीरज का रास्ता था, तो दूसरी तरफ बोस का तुरंत कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जरूरत पड़ने पर सशस्त्र संघर्ष का नजरिया। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, क्या ये दो रास्ते इतने अलग थे कि उनका टकराना लाजमी था, या क्या वे विपरीत दिखते हुए भी अलग अलग तरीकों से एक ही मंजिल, भारत की आज़ादी की तरफ योगदान दे रहे थे? इस पर इतिहास की रोशनी में आज भी सोचा जा सकता है।